आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा मातनकर और आप सभी आज मेरे साथ कवर अप करने वाले हैं परमाणु और अणु का वन चार्ट रिवीजन। और बच्चों आपको बता दूं ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि उसको अपने पल्लू में बांध के बैठिएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 9th नहीं 10th नहीं, जब तक आप साइंस पढ़ रहे हो इसका नॉलेज आपको बेसिक चाहिए ही चाहिए। चाहे तुम सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर तुम वो लोग जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें सीयूईटी देना है, बेटा जो भी तुम्हारा ड्रीम होगा, जहां विज्ञान होगा, ये अध्याय का कहीं ना कहीं पदचिन्ह आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे है आप लोग? अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। फटाफट से आ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए आपकी प्यारी सुभद्रा मैम के साथ में। आपकी आज की धमाकेदार क्लास को हम चालू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि किस प्रकार से हमारे आसपास के पदार्थ बने हैं, वो कितने शुद्ध है कितने अशुद्ध है, कौन मिश्रण है और कौन नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो बच्चों? हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो विद्यार्थी कक्षा में नए आए हैं, जो विद्यार्थी नहीं आए हैं, उन सभी के लिए ठीक है। सत सत प्रणाम बेटा, सद सद प्रणाम सभी को। कैसे हो आप लोग? यार एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलो और फटाफट से जितने भी विद्यार्थी आपके दोस्त हैं उनको भेज दो। मजे में पढ़ेंगे। आज तो मैं क्वेश्चन भी लेकर आई हूं, क्या क्या पढ़ाना है मैं समझा देती हूँ कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले। हाँ जी, बहुत बढ़िया। टेस्ट में 45 आउट ऑफ 50, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया नंबर है यार, बहुत बढ़िया। हेलो बेटा, राधे राधे सभी को। कैसे हो? राम राम सा, लव यू बच्चा, लव यू। कैसे हो आप लोग? हाँ जी मैम, सुनिए ना, सुनाइए ना और मेरा नाम ले लीजिए। अरे बिल्कुल लेंगे, चिंता मत करो। मैं बोल रही हूँ यार, तुम लोगों का नाम नहीं, तुम्हारी चित्र को यहाँ पे लगाया जाएगा जब तुम टॉप करोगे। सुभद्रा मैम का प्रॉमिस तुम्हें पता होना चाहिए। सुभद्रा मैम जो बोलती है वो करके दिखाती है, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात करती हूँ, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे बच्चों कैसे हो? अच्छा, एग्जाम्स कितने बच्चों के चल रहे हैं और कितने बच्चों के हो चुके? फटाफट से एक बार बता दो, क्योंकि अभी ये हफ्ते में बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे थे और आने वाले टाइम में हो जाएंगे, तो उनके लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बेटा बता दो फटाफट से। हाँ जी, चल रहे एग्जाम की हो चुके? लव यू बच्चों, लव यू लव यू लव यू। हो गए? चल रहे हैं? तो भाई जिनके चल रहे हैं यार, तुमको तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? हो गए भाई? जिनके हो गए उनके लिए तो बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात है, जिनके चल रहे हैं उनके लिए भी सुहागा वाली बात है। पक्का मैम हो चुके हैं बहुत पहले ही। अरे भाई साहब, ये तो बहुत तुम्हारे तोप निकले स्कूल वाले। तो फिर मेरा घर कहाँ है? मैं बिलोंग करती हूँ मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले बैतूल से, और बैतूल में भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। नाम थोड़ा सा अजीब लग सकता है मेरे गांव का, बट क्योंकि मेरा गांव का नाम, मेरा नाम और जिस स्कूल से मैं पढ़ के निकली सबका नाम स से शुरू होता है, ससुंदरा, ठीक है। घर मत पहुंच जाना मेरे, पर ठीक है। चलो चालू करते हैं बेटा। कैसे हो आप लोग? आज लास्ट एग्जाम है, मतलब फिर तो बल्ले बल्ले। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं बता देती हूँ एक बार क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किन किन पॉइंटर का हम लोग ध्यान रखेंगे। बेटा आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास जितना 9th में आएगा बेटा यही टॉपिक 11th में भी है। भूलेगा नहीं, तुमको बता देती हूँ क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या क्या तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर कक्षा 10वीं के बाद विज्ञान लेते हो, विज्ञान में रसायन विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा और वहां पर भी बेटा तुम्हें ये चीज आएगी आएगी, ठीक है। समझना इस बात को। दूसरा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पुराना वाला है, बहुत टफ नहीं है, समझा दूंगी मैं क्या क्या चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। बस 4-5 पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेन है परमाणु, यहां से मेन चालू होता है, दैट इज परमाणु। परमाणु का प्रतीक चिन्ह कहां से आया? ऑफ कोर्स हमें हर चीज का ना उत्पत्ति के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। मान लो कि मैं आप सबसे बोल रही हूं कि मतलब मेरा जो ओरिजिन है वो बैतूल से बिलोंग करता है, तो आपको भी जानने में अच्छा लगता है। तो सिमिलरली आपको पता होना चाहिए परमाणु क्या है, किसने नाम दिया, कहां से आया है, कितने होते हैं, क्या सिनारियो है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, और बच्चों परमाणु द्रव्यमान और इकाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आजकल हम इसका यूज नहीं करते। फिर
सबसे सही चीज जो है बच्चा, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो है अणु। अणु क्या होते हैं इसमें हम लोग समझेंगे अच्छे से। रासायनिक सूत्रों का निर्माण कैसे किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। इसके अलावा अगर तुम्हें ये नहीं आता, भूल जाओ तुम्हारी बोर्ड परीक्षा। बोर्ड कब, कक्षा 10वीं क्लास 10th में बेटा। जितने बच्चे हमारे पास के विद्यार्थी जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, तो वो क्लास 10th में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते केमिस्ट्री में। ध्यान रखना यार, एक बारी आपको बता दूं, तुम पूछ लो किसी 10th क्लास के बच्चे से जिसको रासायनिक सूत्र बनाने नहीं आते, वो बच्चे का 10th अच्छे से नहीं निकल पाता। तो ये चीज भी हम लोग सीखेंगे। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान, और फिर अंत में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तैयार है सारे बच्चे, जल्दी से बोलो बेटा, तैयार है सारे बच्चे, तैयार है? फटाफट से एक बार यस और नो फायर इमोजी के साथ में बता दीजिए और हम करते हैं चालू आज की क्लास को। हाँ जी, फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेज दो यार। एनर्जी लेकर आओ, एनर्जी लेकर आओ। एनर्जी नहीं लाओगे क्लास में तो मजे ही नहीं आएंगे। सबके बेटा कमेंट सेक्शन में ना एकदम आग लगा दो कि यस मैम आज हम लोग एनर्जेटिक है और फटाफट से क्लास को चालू करेंगे। तो ये रूपरेखा थी आज की, हमें यही सारी चीजें समझनी है। अंत में करेंगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज मैंने अंत में क्वेश्चन भी लाए हैं ताकि सभी बच्चे लोग अच्छे से एग्जाम दे सके। और बेटा जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं उतने विद्यार्थी फटाफट से लाइक भी कर दो। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा जितना आपको दिखाई पड़ता है ना, सुभद्रा मैम, अमित सर, जितने भी टीचर्स आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का एक एक लाइक हम सभी टीचर्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें भी लगता है कि यस हमारी क्लास आपको पसंद आई है। एंड उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी जो है हमारी क्लास को ऐसे ही पसंद करते रहेंगे जब तक कि आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से क्लियर नहीं जाता। बेटा हम आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है? तो ये चीज को ध्यान रखिए। चालू सारे बच्चे, वेरी गुड। चलो चालू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। बहुत बढ़िया, करो स्टार्ट, कर दे। चलो आग लगा दी। क्या आग लगेगी बस्ती में? 9th वाले मस्ती में, है ना? आग लगेगी बस्ती में, या आग लगा दो बस्ती में, आग लगा दो बस्ती में, और हमारे 9th वाले बच्चे मस्ती में। तो इसी प्यारे से कोट के साथ में प्रारंभ किया जाए। तो बच्चों इस अध्याय में सबसे पहली चीज हमें समझनी है वो है परमाणु। परमाणु के बारे में जो इतिहास है वो आपको थोड़ा सा बता देती हूं कि देखो ऐसी बात तो नहीं है कि परमाणु आज की चीज है। तुम बताओ मुझे, दुनिया कब से बन रखी है? बिलियन सालों पहले दुनिया बन चुकी है, ठीक है? और कहीं ना कहीं अस्तित्व में कोई ना कोई पदार्थ रहा होगा, और हर कोई चीज किससे मिलकर बनी है? परमाणु से मिलकर बनी है। इसमें किसी को शक नहीं। तो हर कोई चीज किससे मिलकर बनी है? परमाणु। तो मैडम परमाणु क्या है? अरे परमाणु को तुम ऐसे परिभाषित करो कि ऐसे पदार्थ के कण जिनको तुम विभाजित नहीं कर सकते, जिनको तुम अविभाज्य कण कहते हो, वही तो परमाणु है। क्या बोलोगे इसको? कि परमाणु शब्द का मुख्य अर्थ होता है कि ऐसे कण जिसे अन्य छोटे कणों में विभाजित ना किया जा सके, वही परमाणु है। तो बच्चों जैसे उदाहरण के लिए आपके पास में एक टेबल दिखाई दे रही है। ये टेबल दिख रही सबको? काय की बनी है? चलो बताओ मुझे। लकड़ी की। तो ये कभी सोचा हो कि लकड़ी की टेबल के अंदर कौन होगा? तुम इसके टुकड़े करना चालू करो, सारे बच्चे टुकड़े करो। और कब तक करना है? जब तक कि हमें ऐसा करना मिल जाए जिसको तुम और बांट नहीं सकते, जिसको तुम और विभाजित नहीं कर सकते, वही तो परमाणु है। और ये नियम किसने दिया था? और ये बच्चों सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में तुम्हारे एक दादाजी का नाम क्या था? डाल्टन दादाजी। ध्यान रखना इनका नाम। किसने बताया था? डाल्टन जी ने बताया था। और ऑफ कोर्स इसके पहले भारत में महर्षि कनाद ने इसके बारे में जिक्र कर रखा हुआ है। तो कनाद जी का नाम नहीं भूलेगा, तो महर्षि कनाद, ठीक है? इन्होंने भारतीय संस्कृति में सबसे पहले परमाणु समझाया था, परमाणु क्या होता है। लेकिन हम लोग नाम डाल्टन का लेते हैं, आधुनिक जमाने के लोग, ठीक है? क्योंकि याद रखिएगा
कहीं पर भी विज्ञान में प्रूफ की आवश्यकता होती है। हमारे वेद बेटा बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय किए जा चुके थे, कहीं कहीं पे ही कॉपीज थी उसकी, तो हम हमारे वेदों के कह सकते हो कि टुकड़े 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 अध्ययन कर रहे हैं। हमारे वेद हमारे पास में कैसा है, टुकड़ों में आए हैं, वो हमें संपूर्ण नहीं मिल पाए, जिसके कारण हम इसका जो प्रूफ है वो प्रमाण किसी को दे नहीं पाए। तो जब भी विज्ञान की कोई चीज आप लोग पढ़ते हो, समझते हो, तो ध्यान रखिएगा उसके प्रूफ प्रमाण की हमें आवश्यकता होती है। अगर आप विज्ञान का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हो तो आपका उस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करना पड़ता है, उसको प्रमाणित करना पड़ता है, तब जाके उसे सिद्ध माना जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ये बात डाल्टन ने जिक्र करी थी। डाल्टन ने बोला कि परमाणु वो कण है जो कि अविभाजित होता है और इसे ही सबसे सूक्ष्म कण माना गया। सब लोग समझिएगा, इसे ही सबसे सूक्ष्म कण कहा गया कि सबसे सूक्ष्म कण कौन रहेगा, परमाणु रहेगा। तो ये सब तो लॉजिक समझ में आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई? क्या किसी को पता था परमाणु कैसा है? मैं तुमसे पूछती हूँ बेटा, तुम तो आज के बच्चे हो, तो तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है, तुम्हारे पास में तुम्हारे पूर्वज छोड़ के गए हैं। पूर्वज मतलब कि तुम्हारे जो पुराने वैज्ञानिक लोग थे, जैसे कि आइंस्टाइन हो गए है ना, उनकी खोज होगी, बोहर के जो बोहर साइंटिस्ट थे उनकी जो खोज थी, तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों की खोज ने, संयुक्त खोज ने हमें आज हमारी किताबों के अंदर बहुत सारी सिद्धांत दिए हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं। परंतु सोचो, तुम तब की बात सोचो जब कुछ नहीं था, तब किसी को कुछ नहीं पता, तुम तब की बात सोचना। और उसके हिसाब से हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारा कोई भी रासायनिक यौगिक कैसे बना है, रासायनिक संयोजन कैसे हो रहा है, कुछ किसी को आइडिया नहीं है। एंड तब बच्चों सबसे पहले जो दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था कि ये परमाणु का जो कॉन्सेप्ट है, उसके आने के पहले की बात है बच्चा, ये तब की बात है जहां पे आपको समझाया जाता है कि कोई भी केमिकल कैसे बनेगा। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी रसायन कैसे बन रहा है। तो यहीं से सारे कॉन्सेप्ट निकल करके आए और बेटा फिर एक वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी, लवोइजियर करके नाम था उनका, और उन वैज्ञानिक ने बेटा क्या किए, रासायनिक संयोजन के नियम दिए। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जब एक केमिकल दूसरे केमिकल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखो, परमाणु वाला कॉन्सेप्ट ऐसा था कि सबको पता था, सब लोग सुनना मेरी बात, सबको पता था कि एक अविभाज्य कण होता है पदार्थ का, हर केमिकल का, हर चीज का, जो कि कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। सुनना, हर कोई केमिकल का छोटा सा हिस्सा होता है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परंतु किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने अपने कुछ रूल्स दिए, और ये रूल्स बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के पहले के हैं। तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। क्या सुनना, सब लोग सुनना, ये नियम तब के है जब कहीं पर भी किसी प्रकार के किसी अपरमाणिक कणों की खोज नहीं हुई थी। तब हम लोगों ने समझने के लिए ये नियम समझे थे, जिसको लवोइजियर करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिए थे। एंड उनके जो रूल्स थे बहुत सिंपल थे, 2 रूल उन्होंने दिए थे। पहला रूल था जिसको आप लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला रूल होता था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सभी लोग बच्चे ध्यान से सुनना, एक केमिकल, जब एक केमिकल दूसरे केमिकल से क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, ठीक है। तो पहला हमें पता चल रहा था कि वहां पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है, ठीक है। एक पालन होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा जो हमारे पास में लॉजिक था, और वो था स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। ये 2 नियम बहुत फेमस थे, ठीक है। 1800 की समथिंग बात होगी ये। तो ये 2 नियम हमें मिल रहे, सभी लोग समझना, हमें ये 2 नियम पढ़ने हैं। और बेटा किताब में इतना ही है, दिमाग नहीं लगाना। सुभद्रा मैम की केमिस्ट्री क्लास में एक चीज समझो कि एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, जो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ना। ज्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत है, कम पढ़ोगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि कक्षा 10वीं में ये छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती, कक्षा 9वीं में ये इतू सी बातें दिमाग में नहीं फंसती। तो याद रखो कि कोई भी चीज कहां से शुरू हुई है, वैज्ञानिकों ने क्या सोच के लॉजिक दिया था, और हम कौन सा लॉजिक पढ़ रहे हैं, इतना पता होना चाहिए। अब इसमें क्यों मैडम जी, कायको मैडम जी, किंतु मैडम जी, परंतु मैडम जी मत करना, ठीक है, ठीक है। चलो अब फटाफट से मैं बिना नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगी। रेडी सारे बच्चे? अब हम नॉन स्टॉप पढ़ेंगे,
बिल्कुल अपने कानों के कलपुर्जों को फिक्स कर लो, मजे में पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे अच्छे से। तो जैसे मैंने समझाया, रासायनिक संयोजन का पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि एक केमिकल, मान लो माना की समझा रही हूं मैं तुमको, फिर से बोल रही हूं बेटा, माना की, जैसे हम लोग गणित में मानते हैं ना, माना कि एक चर राशि x थी, माना कि y था, माना कि z था, जैसे हम लोग गणित में करते हैं ना, हम लोग यहां पर भी माना की करेंगे। तो माना कि मेरे पास में एक केमिकल है, माना कि मेरे पास में क्या है बेटा, एक केमिकल है, कि वो केमिकल, वो रसायन क्या है मेरे पास में, रसायन है x, केमिकल है कोई x, कोई केमिकल है, मैं बोल रही हूं मेरे को नहीं पता x कौन है, बस है। तो जब कोई एक केमिकल दूसरे केमिकल से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके कुछ उत्पाद का निर्माण करता है, सब लोग सुनना, ये अभिकारक कहलाते बेटा। इससे तुम क्या कहते हो, यहां जो दिख रहे हैं बेटा, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, और जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो क्या बताया मैंने कि जो अभिकारक अभिक्रिया करेगी और उनसे मिलकर जो उत्पाद की प्राप्ति होती है, उनके संबंध में हमें वैज्ञानिकों ने दो नियम दिए। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उनका कहना था कि ये सभी अभिक्रियाएं रासायनिक संयोजन के नियमों का पालन करेगी, और पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि पहले नियम के अनुसार, पहला नियम, या मैं फर्स्ट रूल बोल दे रही हूँ, फर्स्ट रूल बोल दे रही हूँ, तो पहला रूल क्या था कि अभिकारक का जो भी द्रव्यमान होगा, सारे बच्चे सुनिएगा, अभिकारक का जो भी कुल द्रव्यमान रहेगा, उतना ही आपके पास में उत्पाद का कुल द्रव्यमान रहेगा। मतलब मान लो तुम्हारे पास में नमक, कोई मतलब अभिक्रिया होकर नमक बना, मान लो, सुनना मेरी बात, मान लो कि कोई मान लो पानी का निर्माण होता है, पानी इज बेस्ट एग्जांपल है ना, पानी सब जानते हैं ना पानी क्या होता है। तो पानी का अगर निर्माण हो रहा है और पानी के निर्माण में दो केमिकल आपस में संयोग कर रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो जितनी मात्रा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की थी अभिक्रिया के पहले, उतनी ही आपको अभिक्रिया के बाद मिलेगी उत्पाद के रूप में। यही हमारा पहला नियम है और हर अभिक्रिया इसको फॉलो करती है, क्योंकि द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। क्या सुन लिया तुम लोगों ने, द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, द्रव्यमान का ना ही सृजन किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। और यही सबसे पहला रियल रूल था बेटा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। घुस गया दिमाग में, मेरे पीछे रिपीट कर दो इसको, ठीक है। तो अब दूसरा रूल क्या था, सेकेंड रूल की बात करते। पहला रूल क्लियर सभी को, पहला रूल क्लियर है, जितना खाना लिया था उतना ही बना पाओगे, जितनी सब्जी काट के तुमने सब्जी बघारी है उतना ही तुम्हारे पास में सब्जी बनेगा, मात्रा नहीं बदलेगी। एग्जाम्पल ले रही हो ना, एग्जाम्पल है ये, उदाहरण है। तुमको अगर 4 रोटी के लिए 1 किलो आटा लगता है तो 1 किलो आटे में 4 ही रोटी बनेगी, 5वीं नहीं बनेगी। यही इसका लॉजिक था, यही मेन पॉइंट था, दैट्स इट। दिमाग में इससे ज्यादा नहीं लगाना। तो इसको कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये हमेशा कैसा होता है, नहीं बदलता, द्रव्यमान जैसा है उतना ही रहेगा, दैट्स इट। दूसरा रूल इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई केमिकल बन गया, अगर माना कि मेरे पास में XY नाम का उत्पाद मिला, सभी लोग सुनना, मान लीजिए कि XY नाम का मेरे पास में उत्पाद प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे रोना चालू कर देते बेटा, सुनना इस बात को, कि मान लो कि मेरे पास में XY नाम का कोई उत्पाद की प्राप्ति हुई है, तो XY के साथ में एक निश्चित अनुपात में संयोग करेगा। XY के साथ में बेटा एक निश्चित अनुपात में संयोग करता है। ये इंपॉर्टेंट है। XY अगर तुम्हारे पास इस अभिक्रिया में उत्पाद की प्राप्ति हुई, अगर ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें तुम्हें उत्पाद मिल रहा है ना, तो जो उत्पाद की तुम्हें प्राप्ति हुई है बेटा, याद रखना ये उत्पाद में X और Y जो भी केमिकल है तुम्हारा, वो निश्चित अनुपात में ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस चीज को दिमाग में फिट कर लो। क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं, क्योंकि उदाहरण के साथ समझाऊंगी, मजा आएगा।
एक उदाहरण लेते हैं जो कि बेटा सबसे बेसिक उदाहरण है, बहुत ही एकदम बच्चों वाला उदाहरण समझाती हूँ। बच्चों मतलब बिल्कुल बच्चों वाला। पर मैंने पूछा अभी क्वेश्चन मत पूछना मेरे से, क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछना अभी कोई मेरे से बेटा आधा घंटा प्रश्न मत पूछना। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में एक भी प्रश्न नहीं रहेंगे, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। तो करना क्या तुमको, जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्पल के लिए उदाहरण लेते हैं, बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं, दोनों रूल समझेंगे उस उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। कार्बन सभी जानते हो, कार्बन को कोयले के अंदर कार्बन होता है, ऑक्सीजन हमारे वातावरण में पाई जाती है और इसे हम O2 से दर्शाते हैं। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो यहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। सभी लोग सुनिएगा, कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। परंतु हमें समझना है हमारा पहला नियम कि द्रव्यमान कैसे संरक्षित है। हमें जानना है कि द्रव्यमान कैसे संरक्षित है। दोनों के तरफ का हमें अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान निकालना है और इसी प्रकार से स्थिर अनुपात का नियम। चलो दोनों चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेटा यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान आपको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कार्बन का द्रव्यमान नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कार्बन का द्रव्यमान नहीं पता। अरे नहीं पता तो बहुत बड़ी बात थोड़ी, तो बात थोड़ी है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा बेटा। तो इसको हम बोलते हैं कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है, 12U। तो इसका होता है 12, ऑक्सीजन के एक परमाणु का होता है 16। और कितने हैं यहाँ पे, 2 परमाणु है तो 2 गुना 16 कितना होगा, 16 दूनी 32 धन 12 कितना आ गया, 44 इकाई है ना, 44 इकाई इसका द्रव्यमान है अभिकारक का। तो हमारे नियम के अनुसार उत्पाद का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। हमारे नियम के अनुसार हमारे जो भी उत्पाद की प्राप्ति हुई है उसका द्रव्यमान भी 44 होना चाहिए। चेक करें, चलो फटाफट से एक बारी हमारी आंखों से चेक कर लेते हैं। तो एक कार्बन परमाणु का 12 होता है धन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, 2 से गुना कर दो, कितना हो गया, 16 दूनी 32 धन 12 कितना आ गया, 44 इकाई। अरे ये तो प्रूव हो गया, तालियां, इसी बात पे बजा दो तालियां। अरे मैडम जी आपने बिल्कुल सही बोला था कि जितना हमारे पास में अभिकारक का प्रयोग करते हैं उतना ही हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से बच्चों दूसरे हम पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला प्रूफ हो गया, देखो अभिकारक का द्रव्यमान हमारे उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। क्या द्रव्यमान में कमी आई है, सब बच्चे बताइए मुझे, क्या द्रव्यमान में कमी आई है, नहीं आई है। कोई भी अभिक्रिया में द्रव्यमान कम नहीं होता, जितना आपने द्रव्यमान प्रयोग में लाया था उतना ही आपको मिलेगा। अगर आपने 44 ग्राम का ये पूरा मटेरियल लिया है 44 ग्राम की ही प्राप्ति होगी। क्लियर सबको बेटा, मजा आ गया, यस। अब अगला वाला पे पढ़ते हैं। अगला वाला रूल क्या था, रूल नंबर 2 प्रूफ करते हैं। रूल नंबर 2 था हमारे पास में अनुपात देखना है हमको, हमें देखना है स्थिर अनुपात नियम है ना, हमें ये चेक करना है। अब स्थिर अनुपात किसका बेटा, द्रव्यमान का। अनुपात किसका देखना है तुम्हें, द्रव्यमान का अनुपात, किसका, द्रव्यमान का। तुम्हारे पास में उत्पाद क्या बन रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी बच्चे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सारे बच्चे वापस से सुनना, सुनोगे मेरी बात को, सुनो फटाफट से। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, कार्बन का द्रव्यमान कितना है बेटा, 12। अब इसी बात पे बताइए मुझे ऑक्सीजन के कुल द्रव्यमान को लीजिए, कितना है कुल द्रव्यमान, 16 दूनी 32 है क्या। तो इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे, जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो ये अनुपात हमेशा निश्चित होगा। आप देखिए ये अनुपात हमेशा 12:32, या काट दो, दोनों साइड को काट दो, है ना। हमें अनुपात का रेशो लेना है, हमें दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात लेना है। तो 12:32 सॉल्व कर लो इसको, 4 तिया 12 होता है बेटा, काट दो इसको, 4 से भाग दे दो तो 3:8।
कितने विद्यार्थी समझ गए? वापस रिपीट करूं क्या? अरे कुछ नहीं करा तुम लोगों ने। मैंने क्या बोला था तुमको यहाँ पे? मैंने क्या बोला था कि उत्पाद जो भी तुम्हें मिल रहा है, जो भी तुम्हें यहाँ पे केमिकल मिल रहा है, वो हमेशा निश्चित अनुपात में संयोग करता है। और वो अनुपात क्या था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन ऑक्सीजन के साथ में 3:8 में संयोग किया है। सभी बच्चे देखिए, यहां पे 3:8 में संयोग किया है बेटा। चाहे आप, इसका मतलब ये होता है कि चाहे आप किसी भी विधि से कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मान लो, इसको समझो ऐसे समझ लीजिए कि यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहे हो, ठीक है, यदि आप लोग CO2 गैस बना रहे हो ना, है ना, अगर कहीं से भी आप लोग CO2 गैस बना रहे हो, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है ना, तो वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा 3:8 में ही संयोग करेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? मतलब आप चांद के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, तुम जाकर के सूर्य के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाओ, तुम पृथ्वी के पाताल लोक में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाओ, तुम कहीं पर भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हो तो वो हमेशा 3:8 के अनुपात में संयोग करेगी। यानी दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित रहेगा। और मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैडम अगर मैंने अनुपात बदल दिया तो? लॉजिक तो बहुत सही बोल रहे हो। अगर मैंने अनुपात बदल दिया तो क्या होगा? अनुपात बदल देने से, सब लोग सुनिएगा, अनुपात बदल देने से हमारा यौगिक ही बदल जाता है। सुनने में आया तुमको कुछ? अगर मैंने ये 3:8 की जगह बेटा, अगर तुम बोलो मैडम मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाना, मुझे ये अनुपात बदलना है, तो तुम बना सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है बेटा? इसको बोलते हो कार्बन, एक ऑक्सीजन को बोलते हैं मोनो, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। और बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ये अलग केमिकल है, ये अलग चीज है। अब अनुपात बदल गया, एक कार्बन का अनुपात 12, एक ऑक्सीजन का 16, 4 से काटो तो 3:4 का अनुपात मिल गया बेटा। तो तुम्हारे पास देखो अनुपात बदल दिया, तुम लोगों ने अनुपात बदल दिया। अनुपात बदलने से यौगिक ही बदल जाता है। सभी को दिख रहा है? मतलब अनुपात बदल दिया तुम लोगों ने, तुमने 3:8 की जगह गलती से 3:4 मिला दिया। तुमने 3 ऑक्सीजन को, मतलब मान लो तुमने 3 कार्बन को क्या कर दिया बेटा, 4 से मिक्स कर दिया, तुम्हारा पूरा का पूरा केमिकल ही बदल गया। मतलब बहुत सिंपल सा है, एक केमिकल अगर तुम बना रहे हो तो वो केमिकल स्पेशल रेशो में ही मिक्स होगा। अगर रेशो बदल गया केमिकल बदल जाएगा, ठीक है। चाहे वो केमिकल अगर आप लोग बेटा कहीं पर भी बना रहे हो, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन 2 ही ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा। शॉर्ट में बताओ आप लोगों को, अगर एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो वो हमेशा 3:8 में जुड़ेगा। यदि एक कार्बन 1 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो हमेशा 3:4 में बदल देगा। तुमको दिख रहा है लाइव एग्जाम्पल, अनुपात बदल देने से यौगिक भी बदल जाता है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसके बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूं मैं आपको, ठीक है, पर अभी मुझे लगता है कि इतना काफी है, हम लोग उदाहरण में समझेंगे। इसकी एक क्लास और लेकर आओगे स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो आपके पास में जो रूल थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये थेरी पोर्ट है, जहाँ पोर्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है द्रव्यमान का उदय विनाश संभव नहीं है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों और द्रव्यमान का योग उस अभिक्रिया के उत्पाद द्रव्यमानों के योगों के बराबर होता है। स्थिर अनुपात का नियम बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको एज इट इज परीक्षा में लिख सकते हो। आपको पता है पीडीएफ कहाँ मिलेगी? कौन बताएगा? पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डाउटनट के ऐप पे, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डाउटनट के ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। क्लियर सबको? तो दोनों समझ में आ गए, लिखना ऐसे है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब बात करते हैं डाल्टन बाबा की। वापस से डाल्टन दादा को लेकर आते हैं हमारी पिक्चर के अंदर। हमारी पिक्चर में डाल्टन बाबा अभी चलते रहेंगे, डाल्टन बाबा अभी आएंगे, चैप्टर 4 में वापस आएंगे। तो डाल्टन बाबा का जो काम था वो सिंपल सा था, बात करते फटाफट से। तो इन्होंने जो हमें कुछ रूल्स दिए थे बेटा, और वो परमाणु सिद्धांत थे डाल्टन की, उन्होंने उस टाइम पे दे रखे थे जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो डाल्टन बाबा के अनुसार सभी पदार्थ चाहे तत्व हो, यौगिक हो या फिर मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। वो तुम्हें भी पता है, वो मुझे भी पता है। दूसरा, सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं, सबको पता है ये बात। डाल्टन बाबा का रूल नंबर पहला, सारे पदार्थ
सारे पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। तो डाल्टन बाबा की पहली बात समझ में आ गई। तो बाबा जी कहते हैं कि सभी के सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हुए हैं। रूल नंबर दूसरा जो परमाणु सिद्धांत का डाल्टन बाबा ने दिया था, तो बाबा जी कहते हैं हमारे कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? जल्दी बताओ मुझे। अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना ही सृजित, मतलब कि निर्माण कर सकते हो, इसका मतलब होता है ना ही तुम इसका निर्माण कर सकते हो और ना ही बच्चों तुम इसका विनाश मतलब कि अंत कर सकते हो। ठीक है, इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का रूल। क्लियर सबको? तो इन्होंने वही चीज को एक्सप्लेन किया। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगर मैंने बात करी कार्बन की, सुनना, अगर मैं बात कर रही हूँ कि कोयले की, मान लो कोयला मैंने बोला, तो कोयला क्या है बेटा? कोयला कार्बन से मिलकर बना है। तो याद रखना कि कार्बन में तुम कोई भी परमाणु उठा लो, उसके सारे गुण एक जैसे होंगे। सिंपल लॉजिक में बोला जाए तो कार्बन कार्बन ही रहेगा, कार्बन का एक एक परमाणु एक जैसा रहेगा। सिंपल लॉजिक में अगर बोला जाए तो अगर मैं बोलूं कि मेरे डुप्लीकेट बना दो तुम, तो मेरे डुप्लीकेट मेरे ही डुप्लीकेट रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तुम फिर सुभद्रा को उठा लो तो कोई भी सुभद्रा तुम्हारे पास में एक ही जैसी मिलेगी, तो वही सुभद्रा तुम्हारे सामने रहेगी। ठीक है, अगला क्या था? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अगर तुम्हारे पास में मैं बोलूं कि देखो यार कार्बन ऑक्सीजन से अलग है, तो मैं और अमित सर अलग अलग है, ऑब्वियस सी बात है। अमित सर है, सुभद्रा मैम है ना, मेरे डुप्लीकेट है, अमित सर का डुप्लीकेट उनका डुप्लीकेट है ना, तो हम दोनों अलग अलग है। लेकिन तुम अगर मेरा सुभद्रा का ही डुप्लीकेट उठाओगे तो सुभद्रा का डुप्लीकेट तो सुभद्रा ही है ना भाई, है कि नहीं? बरोबर? अरे डाल्टन वैज्ञानिक का नाम है भाई, डाल्टन वैज्ञानिक का नाम है। क्या कर रहे हो? ये वैज्ञानिक का नाम है ना। वैज्ञानिक भी मत बोलो, दार्शनिक थे, ये ग्रीक दार्शनिक थे, है ना, उनका नाम है, ये नाम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला पार्ट, अगला पार्ट क्या था? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं, जो कि मैं बता चुकी हूं। इसे तुम स्थिर अनुपात का नियम कहते हो। दैट्स इट। ठीक है, तो यही चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी, दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगला 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 अब यहां तक की कहानी तुम्हारी अलग थी, अब कहानी अलग आ रही है। सुनना मेरी बात, ये कहानी अलग थी, वापस सुनो मेरी बात, ये कहानी अलग थी, इसके ऊपर चीजें खत्म हो चुकी है। अब जो कहानी पढ़ेंगे थोड़ी सी अलग रहेगी। तैयार सारे बच्चे? हम जो आगे कहानी पढ़ रहे हैं वो दो चीजों पे पढ़ने वाले बेटा, वो ये है, ये वाला पार्ट। ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी दिए गए तत्व के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं? समान होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुण और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। हमको ये दो पार्ट को समझना है ना, मेन हमको इन दोनों को समझना है। ठीक है, चलो तो चालू सारे बच्चे, तैयार हमारी पलटन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मेन टॉपिक से, परमाणु। ठीक है, परमाणु को पहले ही बता चुकी हूं मैं भाई, हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है? जल्दी बोलो, हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है? जवाब ही नहीं दे रहे हो यार, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। और लाइक करना तो पता नहीं भूल जाते हो कि क्या करते हो, समझ ही नहीं आता मेरे को। कौन है एमपी से? मैं हूं एमपी से। मध्य प्रदेश बोलो, मध्य प्रदेश। हाँ जी, तो परमाणु क्या होता है? जल्दी बोलो भाई, तुम लोग इतने स्लो कब से हो गए? कण, कण क्या? वो कण का नाम क्या है? परमाणु। बेटा ऐसे मत करो, कण मत बोलो, परमाणु बोलो, परमाणु बोलो। कण तो अभी तुमको मैं कणों के भी प्रकार बताऊंगी, अभी बहुत कुछ चीजें तुम्हारे सामने अलग अलग भाषा में आएगी। बस मेरे साथ में सीखते रहना, धीमे 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 सब समझाऊंगी मैं। किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं। बहुत शानदार यार, बहुत मक्खन हो तुम लोग, पता तुमको। नजर उतार दो, तुम्हारी बलाई उतार ले दो। सबसे पहली चीज, परमाणु के बारे में जस्ट लॉजिक अंडरस्टैंड करते हैं कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वो सूक्ष्मतम हिस्सा होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग होते हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। दो चीजें क्लियर हो गई? दो चीजें समझ लो, तुम्हें आधी चीज समझ में आ जाएगी।
सबसे पहला रूल ये है बेटा कि आपके पास में अगर देखो कार्बन यूज हो रहा है तो यूज कार्बन के रूप में ही हो रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता, लेकिन ऑफ कोर्स इनसे मिलकर बने पदार्थ की गुण अलग हो जाएगी। सब समझाऊंगी मैं, धीमे धीमे समझाऊंगी। तो इसे कहा जाता है परमाणु। ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, तो परमाणु आपके पास में यही है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। कौन लेता है? परमाणु ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है या इनका संयुक्त रूप पर अभिक्रिया में भाग लेता है। अगला हम बात करते हैं कि परमाणु को हम कैसे अंडरस्टैंड करें। अक्सर बच्चों स्टूडेंट्स नहीं समझते, मैं आपको मेंशन करती हूँ तत्व, मैं आपको बोलती हूँ परमाणु, आप बहुत क्लूलेस हो जाते हो कि मैम ये तत्व क्या है और परमाणु क्या है। तो ये बेसिक परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। परिभाषा नहीं है, नॉलेज है बेटा। ये परिभाषा नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, ये नॉलेज है, ज्ञान है, ये आपको पता होना चाहिए, सार्वत्रिक है क्योंकि ये, ठीक है। तो ये नॉलेज जिसको नहीं पता बेटा विज्ञान मत पढ़ना, अगली बार से बता दे रही हूं मैं तुमको। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है। उदाहरण लेती हूं, यदि बच्चों मैं बोलूं तत्व कितने हैं मेरे पास में बेटा, 118 तत्व होते हैं। प्रकृति में कितने तत्व? 118 तत्व। यानी कि आप लोग समझो इस पार्ट को कि प्रत्येक तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। समझ में आया तुमको ये पॉइंट? प्रत्येक तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। और याद रखिएगा तत्व वो पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है। मतलब मैं कुछ तत्वों के नाम लिख रही हूं, समझने की कोशिश करिएगा बेटा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, आपके पास में आपका नियॉन, ठीक है, ETC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। समझना इस बात को, ये मैंने सिर्फ 10 तत्वों के नाम लिखे हैं। ये 10 तत्वों के नाम हैं। कितने? 10 तत्वों के नाम हैं प्रतीक चिन्हों के माध्यम से। ये जो ABCD दिख रही तुमको यहाँ पे है ना, ये जो ये ABCD दिख रही तुमको, HHI ये क्या क्या मैडम ने लिख दिया अंग्रेजी में, तो इसे कहा जाता है प्रतीक चिन्ह। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहा जाता है प्रतीक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक बड़ी की मात्रा आती है प्रतीक में, इसे बोलते हैं प्रतीक चिन्ह, ठीक है। और कितने तत्वों को दर्शाया है मैंने? 10 तत्वों को लिखा है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं हाइड्रोजन तत्व, समझ जाना बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन मतलब कि ढेर सारे हाइड्रोजन के परमाणु हैं। हीलियम तत्व, समझ जाना बाय डिफॉल्ट हीलियम के परमाणु हैं। लिथियम तत्व, कौन मिला है यहाँ पे? लिथियम के परमाणु हैं ढेर सारे। भेजे में गुस्सा, भेजे में गुस्सा। तो हमारे पास में पहली चीज कि हर तत्व का परमाणु जो है बेटा वो एक जैसे होता है। मतलब आपके पास में हर मत बोलो इसको कि तत्व जो होता है वो एक जैसे, अगर एक तत्व की बात करूं तो वो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और याद रखिएगा कि अगर आप 2 तत्वों को कंपैरिजन करते हो तो 2 तत्वों के परमाणु अलग अलग है। 2 तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए इनके गुण भी अलग होते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है, नाइट्रोजन अलग है, सबके परमाणु अलग अलग है, तो तत्व भी अलग अलग है। भेजे में घुस गया? क्लियर सबको? गुड। तो ये होता है तत्व और परमाणु। अब बात करते हैं तत्वों के प्रतीक चिन्ह। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा, तो याद रखिएगा तत्वों के नाम और प्रतीक चिन्ह पुराने जगह से। मतलब अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैडम ये ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन क्यों रखा, मैडम सोने को सोना क्यों बोलते हैं, गोल्ड को गोल्ड क्यों बोलते हैं, मैडम जी एक बात बताइए सोडियम एक धातु है, सोडियम को सोडियम क्यों बोलते हैं, लोहे को आयरन क्यों बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं बेटा। तो इसका जवाब मेरे पास में एक ही दूंगी मैं कि सुनिए सारे बच्चे अपने कान खोल के सुनिए कि नाम वहां पे जिनके भी नामकरण किए गए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक संस्था है। एक संस्था है जो कि केमिस्ट्री की मम्मी है। एक संस्था है जो कि केमिस्ट्री की मम्मी है, मम्मी बोल दो इसको, और नाम है उसका IUPAC। संस्था है, इंस्टीट्यूट है। तो IUPAC का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ
आप लोग ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बेसिकली नथिंग, ठीक है। तो दैट्स इट। सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक संस्था है, IUPAC नाम है इसका, और यही संस्था सब कुछ डिसाइड करती है केमिस्ट्री में, सही गलत, ऊपर नीचे आगे पीछे सब, ठीक है। ABCD केमिस्ट्री की ये डिसाइड करती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा रूल बनाया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, कौन सा लागू होगा, ETC दैट्स इट। वो कौन करती है, ये करती है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, है ना। तुम्हारी मम्मी से पूछ के कोई काम करते हो, नहीं करते हो, तो केमिस्ट्री भी अपनी मम्मी से पूछ के बिना कोई काम नहीं करती, ध्यान रखना इस बात का। अगला बात करते हैं, ठीक है, और वो है प्रतीक चिन्ह। तो ऐसे ही दीदी ने कुछ रूल्स दिए कि जब भी किसी तत्व का प्रतीक चिन्ह दर्शाओ, सुनना बेटा, इसमें याद रखेगा प्रतीक चिन्ह का रूल नंबर 1 आपको समझा देती हूं। प्रतीक चिन्ह का पहला रूल नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर को बड़ा लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले फर्स्ट अक्षर को हमेशा बड़ा लिखना है। दूसरा, अगर मान लीजिए रूल नंबर दूसरा, प्रतीक चिन्ह कैसे बनाओगे, प्रतीक चिन्ह नाम, अंग्रेजी नाम से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास में मान लो कि किसी तत्व का नाम है हाइड्रोजन, मान लो ना किसी तत्व का नाम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अंग्रेजी में लिखा जाता है, हाइड्रोजन को एग्जाम्पल के लिए बात करते बेटा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन एक तत्व है जो कि लिखा जाता है इस प्रकार से, हाइड्रोजन, या अंग्रेजी में लिखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर लेते हैं और ये बड़ा लिखते हैं। देखो पहला अक्षर लिखेंगे लेकिन बड़ा लिखते हैं। और मान लो कि अगर किसी तत्व का जो रासायनिक, मान लो कि ऊपर नीचे लिखा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ना आप देखो यहाँ पे नियॉन है, तो अगर किसी प्रतीक चिन्ह में 2 अंग्रेजी के वर्णमाला प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे कि नियॉन है ना, तो नियॉन में क्या होता है ना कि N कैपिटल लोगे आप लोग, दूसरा अक्षर छोटा लोगे, तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 2 होता है कि दूसरा अक्षर प्रतीक चिन्ह का, प्रतीक चिन्ह का छोटा होगा, छोटा लेटर होगा, छोटा लिखा जाएगा, ठीक है। चीज क्लियर सबको, पहला बड़ा लिखोगे, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा छोटा लिखोगे, ठीक है। कोई ऐसा मत लिख देना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि अगर उनको बोला मैंने कि नियॉन लिख दो, मैडम N बड़ा कैपिटल बड़ा, ये गलत है, ऐसे मत लिख देना। पर अगर तुम्हारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड में C बड़ा O बड़ा, ठीक है, तो याद रखना कि अगर तुमने ये लिखा ना ऐसे, समझ जाना कि ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास में तुमने ऐसे लिख दिया, मान लो H, ठीक है, और H के साथ में मैंने लिख दिया B, मान लो, तो अगर तुमने HB लिख दिया ना तो समझ जाओगे कि तुम्हारे पास में हम बोलेंगे 2 अलग अलग है। पर अगर तुमने इसको ऐसे लिख दिया छोटा b, तो ये बोलेगा भाई कोई केमिकल है क्या, ये ऐसे करके बोल देगा, है ना, वो बोलेगा कोई केमिकल है HB, ऐसे करके। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो ये होता है प्रतीक चिन्ह दर्शाने का रूल। इस प्रकार से आपके पास में बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं ना कि नाम के, जैसे मान लो कि बीच के कोई अक्षर लेते हैं, उससे भी प्रतीक चिन्ह को दर्शाया जाता है। तो आपके पास में ऐसे 118 तत्व है, तो ऑफ कोर्स 118 हमारे पास में तत्व है, तो 118 प्रतीक चिन्ह भी होंगे, है ना, इसमें कोई शक नहीं किसी को, ठीक है। जिसमें से आप लोग देख सकते हो कुछ तत्व आपके सामने लिखे, बेटा आपको ये याद करना पड़ेगा जबान के ऊपर, हम लोग बार बार प्रयोग में लाएंगे, याद रखिएगा। मैं देखो मैं बताती हूँ कि याद करने का सही तरीका क्या होता है। कई बच्चे लोग मुझसे इतना क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। अरे बेटा सब्र करो, याद तब होगा जब तुम उसको प्रयास करोगे। कोई भी चीज याद तब होगी जब तुम बार बार प्रयास करोगे या बार बार प्रयोग में लेकर आओगे, ठीक है, तभी तुमको याद होगा, वरना याद नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा।
तो आपके पास में कुछ प्रतीक चिन्ह लिखे गए हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम को हम Al से दर्शाते हैं, आर्गन को Ar से, बेरियम को Ba से, बोरान को B से, ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को CO से। अब तुम देखो यहाँ पे कोबाल्ट को CO से दर्शाते हैं, तो देखो कैपिटल C है, छोटा O है। अगर तुमने कोबाल्ट को कैपिटल C कैपिटल O से दर्शा दिया तो भाई ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। ऐसे गलती मत करना, ये गलत है। कोबाल्ट को ऐसे कोई दर्शाएगा नहीं, आपको पहला बड़ा दूसरा अक्षर छोटा लिखना है, इसीलिए कैपिटल C फिर छोटा O लिखा है। ये चीज को याद रखना, भूल मत जाना तुम लोग, ठीक है। करोगे तो नहीं ऐसा बेटा, बात ही कर ले तू यहाँ पे बेटा। वो कभी और बात करेंगे, जो तत्वों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कभी लास्ट में। दूसरा बेटा तत्व है कॉपर। अब कॉपर के बारे में देखो, यहाँ पे कॉपर में C कैपिटल है, छोटा U लिखा हुआ है, तो ये चीज को याद रखेगा। अगर आप एक तत्व का प्रतीक चिन्ह लिखते हो और उसमें दो अक्षर प्रयोग में लाए गए हैं तो पहला बड़ा दूसरा छोटा होगा, ठीक है। फ्लोरीन आपके पास में गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, सीसा, लेड, ठीक है, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम कैपिटल U, जिंक Zn, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको याद करना है ही है, ये याद करने की चीज है। जहां पर बाथरूम में जहां तुम बार बार जाते हो ना, मैं सबसे सही तरीका बताती हूँ, कोई भी चीज याद नहीं हो रही हो बाथरूम में, जहां पर तुम बार बार यूज करते हो ना रिपीटेड, वहां पे सामने पर्ची चिपका दो, एक पेज चिपका दो और उसके ऊपर ये लिख दो। तुमको जो याद नहीं होता है, सबसे बेस्ट जगह याद करने की, तुम दरवाजे पे चिपका दो, आईने के सामने चिपका दो, तुम्हारी जहां जहां नजर बार बार जाती है वहां चिपका दिया करो पन्ने, वो तुमको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बोले ना कि बाथरूम में पढ़ाई नहीं होती तो मैं बोलूंगी बेवकूफ है वो, पढ़ाई कहीं पे भी की जा सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फिर था हमारे पास में प्रतीक चिन्ह बता दिया मैंने, बात आती है परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। अब बात करते हैं मैडम जी नींद लोरी सुना रही तुम लोग को मैं यहाँ पे, नींद आ रही है तुमको, अभी के अभी नींद आने लग गई, लोरी सुना रही हो तुम लोग को मैं यहाँ है। चलो बताओ क्या बोला मैंने, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से फिर से कान खोल के सुनना। परमाणु का द्रव्यमान की इकाई क्या होती, परमाणु द्रव्यमान को कैसे मापा जाता है, कैसे मापे मैडम, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। तुमने देखा ना, सुभद्रा मैम ने लिखा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। मैडम 12 कहां से आया, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। मैडम 12 कहां से लाया तुमने, हमको तो बताया नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, परमाणु द्रव्यमान को हम मापे तो कैसे मापे। तो बेटा पुराने जमाने के लोगों के पास में ना इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है। तो पुराने जमाने के लोगों ने एक लॉजिक लगाया, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं हम लोग, कार्बन का परमाणु लेते हैं। कौन सा परमाणु, कार्बन का परमाणु, ठीक है। और जो भी कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान था, ठीक है, उसको 1/12 से भाग दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने कार्बन के परमाणु का प्रयोग किया इकाई के रूप में। जैसे हम लोग किलो का बाट लेते हैं ना, तो 1 किलो के बाट से हम सब्जियां नापते हैं ना किलो के लिए, तो 1 किलो का बाट होता है हमारे पास तराजू में, तो 1 किलो के बाट से हम तुलना करते हैं दूसरी 1 किलो सब्जी की। तो अगर मुझे 1 किलो सब्जी नापना है तो मैं 1 किलो का बाट रखती हूँ, तो 1 किलो का बाट क्या है, पैमाना है मेरा, वो एक मेरे पास में आइडियल केस है, उसको मैं यूज कर रही हूँ मापन के लिए। उसी प्रकार से हमने कार्बन का परमाणु को माना कि एक काम करते हैं, कार्बन भैया हमारे जिंदाबाद, क्योंकि कार्बन हर जगह पाया जाता है। एंड दूसरा रीजन था कार्बन का कि इसको द्रव्यमान मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, दैट्स इट। तो याद रखना, तो कार्बन परमाणु का जो भी आपके पास में द्रव्यमान होता है उसका 1/12 आपको यूज करना, दैट्स इट, ठीक है। कुछ दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, बस इतना कर लो, आपके पास में परमाणु द्रव्यमान इकाई आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो कि मूल कणों, नाभिकों और परमाणुओं के द्रव्यमान बहुत छोटे होते हैं, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत ही छोटे इकाई का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम AMU कहते हैं। A मतलब एटम, ठीक है, A मतलब होता है बेटा, यहां पे लिख देती हूं, इसका हम मापन करते हैं AMU में। AMU का मतलब होता है A फॉर एटम, M फॉर मास, U से यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट।
एटॉमिक मास यूनिट का प्रयोग किया जाता है परमाणु का द्रव्यमान नापने में। और एक AMU का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास में यह कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होगा। मतलब कि अगर मैं बोल रही हूं एक AMU कितना है, तो यह 1/12 गुना एक कार्बन परमाणु का, ठीक है, कार्बन 12 करके एक परमाणु है का द्रव्यमान, ठीक है। तो इसे बच्चों आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। मतलब एक कार्बन परमाणु को 12 बराबर भागों में बांटो और उसका जो एक हिस्सा है वो एक AMU के बराबर है। क्लियर सबको? क्लियर? बरोबर 1/12 ऑफ कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, दैट्स इट। क्लियर? अरे बोलो यस सर नो। ठीक है, तो इसे कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो इस प्रकार से आपके पास में परमाणु द्रव्यमान इकाई कुछ कुछ लिखी हुई है यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 1 होती है। आप लोग देख सकते हो कार्बन की 12 ही होती है ना, 1/12 थी। तो आपके पास में जो कार्बन एटम की है वो कितनी होती है? 12 ही होती है। और यहाँ पे जो U लिखा है, ये U आजकल के जमाने में प्रयोग करते हैं, पहले के जमाने के लोग AMU यूज करते थे, तो U लिख दिया गया। आजकल AMU की जगह इकाई के रूप में U का प्रयोग किया जाता है ना। AMU की जगह क्या करते हैं? U का प्रयोग करते हैं, छोटे U का। ठीक है, समझ जाइएगा कि इसका मतलब भी सेम टू सेम होता है। तो कार्बन परमाणु का बेटा 12 द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान रट लेना। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे बच्चे लोग जब ये एकदम से पढ़ते हैं ना तो उनको बिल्कुल दिमाग में समझ में नहीं आता। और मैं भी एग्री करती हूँ, अगर मैं भी बच्ची होती तो मेरे को ना इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि मैडम कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कहाँ से लाओगे आप, है ना, बहुत सारी चीजें। तो क्या हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो गए। तो डोंट थिंक अबाउट इट। मैडम कैसे याद करेंगे? जब तुम चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे वहां पे तुमको एक एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे याद करता है बताया जाएगा। और वो इतना आसान तरीका है बेटा याद करने का, तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बस अभी इतना समझ लो कि तुम्हें द्रव्यमान आने चाहिए, दैट्स इट। बात करते हैं अब अगला टॉपिक, उसे कहा जाता है अणु। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, अणु। तो अब हमने क्या समझा? परमाणु होते हैं सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या होती है पदार्थ की? परमाणु। परंतु मान लो तुम्हारे पास में परमाणु है, तो अणु क्या होता है? तो जब बच्चों बहुत सारे परमाणु प्लस परमाणु, है ना, परमाणुओं का समूह लिख दो इसको, परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह। समूह मतलब कि केमिकली जुड़े हुए, है ना, है ना। यहां पर परमाणु 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 परमाणु, एक परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु भी हो सकते हैं ना, यहाँ पे 8 परमाणु भी हो सकते हैं। सब लोग देख रहे हो? मैडम इलेक्ट्रॉन, मैं बोल रही हूँ ना अभी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे जाना नहीं है, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। जो चीज जहां की वही पढ़ेंगे, अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे बच्चों। अणु क्या होता है? परमाणुओं का समूह होता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़कर अणु का निर्माण करता है, बस। अब ध्यान रखना है कि जो परमाणुओं का समूह बन रहा है वो कैसे बन रहा है, समझाती हूं, रुको। ये चीज क्लियर हुई सभी लोगों को? परमाणुओं का समूह जो है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। परमाणुओं के समूह को अणु कहा जाता है। परंतु ये अणु किस प्रकार से बनते हैं? तो बेटा हो सकता है अणुओं का निर्माण जो है ना, अणु जो है, अगर आप लोग मुझसे पूछो तो अणु इस प्रकार से बनते हैं। पहला हो सकता है एक ही तत्व के परमाणु का, एक ही तत्व के परमाणुओं का समूह, एक ही तत्व के परमाणुओं से बने अणु। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणुओं से बने अणु। और
और दूसरे क्या हो सकते हैं? दूसरे हो सकते हैं बेटा, जिसको तुम लोग खुद बोलोगे दूसरे कहलाते हैं एक ही तत्व के परमाणुओं से बने अणु, और दूसरे जो कहलाते हैं उन्हें कहा जाता है कि अलग अलग तत्वों से बने अणु, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के अणु। ये दो चीजें ध्यान रखिए बच्चों, यहीं पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता। एक होता है बेटा आपके पास में एक प्रकार के तत्वों से बने हुए अणु, दूसरा होता है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के अणु। तो पहला जो यहाँ पे लिखा गया है एक ही तत्व के परमाणुओं के अणु, इसके उदाहरण लिखती हूं मैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, आप देखें यहाँ पर दो ऑक्सीजन के परमाणु मिले हैं, नाइट्रोजन है ना। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो विच इज योर क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, एजी या सॉरी एयू, ईटीसी। सभी लोग देखिए यहां पर जो लिखे वो कैसे एक ही तत्व के परमाणुओं से बने अणु होते हैं, और ध्यान रखिएगा ये जो अणु होते हैं वो सबसे स्थायी होते हैं, यानी परमाणु कभी स्थायी हो ना हो, अणु हमेशा स्थायी होता है। ध्यान रखिएगा अणु हमेशा कैसा होता है? स्थायी होता है, अणु हमेशा स्थायी होता है, ठीक है। याद रखना इस पॉइंटर को जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब अणु दो रूपों में समझाती हूं मैं बेटा, और अणु को समझाती हूं कि क्या है, कैसा है परिभाषा। अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ की वो सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप में रह सकती है। परमाणु आवश्यक नहीं है स्वतंत्र रूप में हो। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अकेले नहीं रह सकती, तुम कभी भी देखना एक अकेली ऑक्सीजन तुम्हें बहुत रेयर केस में दिखती है, हमेशा ऑक्सीजन O2 के रूप में रहती है, हाइड्रोजन H2 के रूप में रहती है, क्लोरीन Cl2 के रूप में रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको बता दूं ये परमाणु का स्वभाव है कि वो अकेला नहीं रह पाता, उसको साथी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो अणु होता है ना, तो परमाणु तो स्वतंत्र नहीं रहते, परंतु हो सकता है कि अणु आपके स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं और उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अगर उदाहरण के लिए मैंने कहा ऑक्सीजन, अगर मैंने कहा आपके पास में ऑक्सीजन, तो अगर आप लोग चाहे ऑक्सीजन परमाणु की बात कर रहे हो या फिर ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हो, तो दोनों ही कैसे होते हैं? हमेशा आप लोगों को कैसे मिलेंगे बच्चा? यह स्थायी मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का ग्रुप होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े हुए होते हैं। क्लियर सबको? ओके, आगे तो अणु के बारे में चीजें क्लियर हुई, तो अणु को भी अब डिफाइन करते हैं हम लोग। अब अणु जो होते हैं उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से बने अणु। अब इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि इसमें भी अब झोल है थोड़ा सा। एक ही तत्व के परमाणुओं से अणु जो बने अणु है, इसमें आपके पास में जो प्रकार होते हैं बेटा उसको तुम लिख सकते हो। पहला प्रकार होता है एक परमाणुविक अणु, जिसको आप लोग बोल सकते हैं एक परमाणुक अणु। दूसरा होता है आपके पास में जिसे आप लोग कहते हो द्विपरमाणुविक अणु। तीसरा होता है आपके पास में चतुर्परमाणुविक अणु। और बेटा इसके बाद होता है आपके पास में चौथा, जिसे आप लोग कहते हो बहुपरमाणुविक अणु। फटाफट से देखते हैं क्या है अब ये, है ना। चलो तेजी से देखेंगे क्या क्या है ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए अणु। तो इसमें बच्चों सबसे पहले है आर्गन।
आर्गन को आप हमेशा AR से दर्शाते हो। प्रतीक चिन्ह आप लोग देखेगा तो अणु का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो अणु का प्रतीक चिन्ह मैं लिख रही हूं यहाँ पर एक और कॉलम में, ठीक है। समझना क्यों लिख रही हूं, ध्यान से पढ़ना सभी बच्चे। तो अणु का प्रतीक चिन्ह आपको समझा देगा कि कौन सा एकल परमाणविक है, कौन सा दो परमाणविक है। एग्जाम्पल के लिए आर्गन, आर्गन को लिखा जाता है बेटा A कैपिटल छोटा R। देखो एक ही परमाणु लिखा तो इससे हम लोग एक परमाणु बोलते हैं। हीलियम को आप लिखते हो He, ऑक्सीजन को आप लिखते हो O2, O2 मतलब कि दो परमाणु है यहाँ पर। सिमिलरली हाइड्रोजन को आप लोग लिखते हो H2, ये भी देखो दो हाइड्रोजन के परमाणु है इसमें। नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर बनता है, इसे हम लोग N2 लिखते हैं। इसी प्रकार से क्लोरीन में बेटा दो क्लोरीन के परमाणु होते हैं, इसे तुम लोग Cl2 लिखते हो। फास्फोरस को तुम लोग P4 से दर्शाते हो, जिसको बेटा तुम्हारे पास में चार परमाणु से मिलकर के फास्फोरस बनता है। और इसी प्रकार से सल्फर को बेटा लिखा जाता है S8, ये बहुपरमाणविक होता है। अब मेन दिक्कत कहाँ है कि देखो यहाँ पर P4 में आपके पास में जो संरचना होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है, ये आपकी क्राउन संरचना होती है एसेट की। तो ये आपके पास में क्या है, ये अणु का रूप है। तो आप देख सकते हो आपको कि जहां पे एक एक लिखा है मतलब एकल परमाणविक, मतलब एकल परमाणविक अणु है। जहां पे आप लोगों ने 2 लिखा है वो द्विपरमाणविक, जहां पे 4 लिखा है चतुर्परमाणविक, जहां पे 8 है उसको बहुपरमाणविक बोल रहे हो। इसके अलावा धातुओं में आप लोग देखिए, धातुओं में आप देख सकते हो सोडियम को देखो आप लोग लिखते हो तो सामान्यतः सभी धातुओं को आप एकल परमाणविक अणु से दर्शाते हो। आयरन को आप लोग Fe से लिखते हो, एल्यूमिनियम को कैपिटल एक छोटा L, कॉपर को कैपिटल C छोटा U से लिखा जाता है। ओके, तो ये है परमाणुओं का मतलब बेसिकली ग्रुप। बट अब बात करते हैं बेटा यौगिकों की। तो ये थे आपके पास में एक ही प्रकार के तत्वों से बने हुए अणु, लेकिन बेटा एक प्रकार के अणु होते हैं जिसे आप लोग यौगिक कहते हो। यौगिक में क्या होता है आप सभी जानते हो कि हमारे पास में यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के प्राप्त होते हैं। ये 2 अलग अलग तत्वों से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए हम सभी बात करते हैं जल की। तो बेटा अगर मैं बात करती हूं जल की, है ना, जो हमारे पास बाल्टी में पानी होता है, तो जल का एक अणु को रासायनिक सूत्र से लिखा जाता है और ये रासायनिक सूत्र होता है जिसे आप लोग कहते हो, ये अब प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये अब आपके पास में रासायनिक सूत्र कहला जाता है और इसे आप लोग लिखते हो H2O। तो ये बेटा एक अणु की बात की जा रही है। तो आपके पास में एक ऑक्सीजन के साथ में ऐसे 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं रासायनिक बंध से और इनसे मिलकर हमारे पास में एक अणु की प्राप्ति होती है। अब आप देखो यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के तत्वों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, इसी प्रकार से अमोनिया NH3, इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हो जिंक सल्फेट, ठीक है, H2SO4 इत्यादि, नमक NaCl इत्यादि, है ना, ये सभी को देख सकते। क्लियर सबको? तो अब आपको अगर मैं बोलूं यौगिक के अणु, ठीक है, और आपके पास तत्वों के अणु, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये बेसिक पार्ट था। इसके अलावा जो मेन होते हैं उन्हें कहा जाता है आयन। आयन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे के पूरे आपके पास में यौगिकों में। बेटा जाके सो जा, जाके सो जा। प्रतीक गलत लिखा हुआ क्या मैंने? ती में बड़ी की मात्रा तो लगती है, ती में बड़ी की मात्रा, अरे तुम समझदार हो, मेरी छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तुम समझ जाना। हाँ जी, आगे लिखते हैं बेटा। भोप भोप क्या भोप भोप। हाँ जी, चलो आगे समझते हैं आयन क्या होता है। आयन के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, सारे बच्चे आयन को बहुत प्यार से समझना। अब आयन जो होते हैं ये आवेशित परमाणु भी हो सकते हैं, आवेशित अणु भी हो सकते हैं। जो आयन होते हैं वो बेसिकली आवेशित परमाणुओं का समूह होता है या आवेशित परमाणु स्वयं होते हैं। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं आयन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपके पास में आयन एक परमाणु या परमाणुओं का ग्रुप होता है जिन पर कुछ आवेश या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक पाया जाता है, यानी इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की कमी या अधिकता होती है, जिसके कारण इनके ऊपर कुछ आवेश आ जाता है। धनायन को जनरली कैटायन कहा जाता है ना। धनावेशित कणों को
कैटायन कहा जाता है, और अगर आपके पास ऋणावेशित कण होते हैं, इन कणों को हम लोग एनायन कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। तो अब हम लोग फटाफट से समझते हैं कि एक्चुअल में लॉजिक क्या है आयन का। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी कोई यौगिक की प्राप्ति होती है, स्पेशली हम लोग बात करते हैं आयनिक यौगिक की, तो आपको ध्यान रखना है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रासायनिक बंध जो कि आयनिक प्रकार का बनता है। तो जब भी कोई यौगिक बनता है अधिकांश केसेस में, ठीक है, तो हम समझते हैं उसको कि वो यौगिक अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बनता है। सुनना मेरी बात को, वापस से सुनो, मैंने जो बोला रिपीट करो। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बनता है। हम लोग चैप्टर नंबर 4 में समझेंगे इसको। ये इलेक्ट्रॉन वाली कहानी ना हम लोग चैप्टर नंबर 4 में समझेंगे। हमें दिमाग नहीं लगाना, मैंने कहा था दिमाग लगाओगे समझ में नहीं आएगी, दिमाग कम लगाओगे बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके पास में जो आयन होते हैं वो आवेशित कण होते हैं जो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या के कारण हम किसी भी परमाणु पे आ जाता है। कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उस पर धनावेश ऋणावेश आ जाता है किसी भी परमाणु के ऊपर। तो होता क्या है कि जब भी आप कोई केमिकल देख रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि उस केमिकल में कोई आयन भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा मेनी इंपॉर्टेंट मतलब सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो धातुएं होती है जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन है ना, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सबके पास में कार्बन मतलब इसमें तो बेसिकली सबके सब क्या होती है? ऋणावेशित कण मतलब आयन बनाती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में कुछ बहुपरमाण्विक ऋणायन भी है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्सी आयन, सल्फेट, आपके पास सल्फेट ऋणायन इत्यादि। धनावेशित आयन एग्जाम्पल के लिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो जो धातुएं होती है वो धनायन बनाती है और जो अधातुएं होती है वो ऋणायन बनाती है। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है आयन? हम पढ़ रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे रासायनिक सूत्रों का निर्माण कर सके। हम आयन क्यों पढ़ रहे हैं? हम आयन पढ़ रहे हैं ताकि हम कुछ रासायनिक सूत्रों का निर्माण कर सके। तैयार सारे बच्चे? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो आपके पास में कुछ आयनों की नाम लिख रखी हुई है मैंने यहाँ पर, ठीक है, और एज आई टोल्ड यू यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है संयोजकता, जो मैंने आपको बिल्कुल नहीं बता रखा हुआ है क्योंकि संयोजकता हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। बट छोटी भाषा में अगर आपको एक्सप्लेन करूं संयोजकता क्या होता है तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि समवेयर हियर शुड आई डू दिस हियर, लेट्स डू दिस। ओके, 1 मिनट देना बेटा मेरे को, 1 मिनट दो, तुम्हारे लिए सारे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं फटाफट से। ठीक, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आपके पास में कि कोई भी परमाणु या कोई भी कण धनायन या ऋणायन कब बनता है, तो ये डिपेंड करता है उसकी संयोजकता पे। कहने का मतलब आपके पास में ध्यान रखो एक पॉइंट को, जो कि मैं वापस बोल रही हूँ बेटा, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ये लॉजिक शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पर एक ट्रिक बताती हूँ, एक ट्रिक आपको बताती हूँ कि क्या होता है ना कि कोई जब परमाणु, सुनना मेरी बात, जब कोई परमाणु दूसरे परमाणु से संयोग करता है, दूसरे परमाणु से रासायनिक रूप से संयोग करता है, तब वह या तो कुछ, अब जो लिख रही हूं बेटा उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि जब एक परमाणु, यहां पे लिख देती हूं मैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देती हूं उसको, इस पे स्टार बना देती हूं यार मैं, स्टार स्टार स्टार, थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज है कि जब कोई परमाणु दूसरे से रासायनिक रूप से संयोग करता है तब वह या तो कुछ इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करता है या दूसरों से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। और जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, है ना,
तथा जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या ग्रहण करता है उनकी संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहा जाता है। बेटा हो सकता है थोड़ा सा तुमको ये चीज समझ में नहीं आई अभी। सारे बच्चे सुनना मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, सब बच्चे सुनना एक बात। बेटा यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है कि जब कोई परमाणु, या ऐसे मत लिखो, परमाणु जब परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक रूप से संयोग करता है या जुड़ता है, तब वो कुछ इलेक्ट्रॉन या तो त्यागेगा या सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक्सचेंज होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर परमाणु की संयोजकता है। अगर मान लो एक परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो हम बोलेंगे उसकी संयोजकता 2 होती है। अगर किसी परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो हम बोलते हैं कि उसकी संयोजकता कितनी है, 2 है, और वो उतना ही आवेश बनाता है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? इतनी बात क्लियर हुई सबको? अगर ये बात बेटा लॉजिक घुस गया ना दिमाग में तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है जिनकी संयोजकता 1 होती है, यहाँ लिखा गया है जिनकी संयोजकता 1 होती है, उनके नाम लिखे बेटा। तो यहाँ पे वे परमाणुओं के नाम है जिनकी संयोजकता 1 है। ये बेटा ये परमाणु है इधर वाले, है ना, याद रखना। इधर सारे परमाणु हैं, इधर है बहुपरमाणु, ठीक है, बहुपरमाणविक आयन। अब सब लोग सुनिएगा वापस से जिन बातों को मैं जिक्र कर रही थी कि सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर एक प्रकार के धनायन है। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतने धन होते हैं उनके ऊपर। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उतने धन होते हैं उनके ऊपर, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उसके ऊपर उतने ऋणायन होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पूरे धन है, यहाँ पे पूरे ऋणायन है, और यहाँ पर बहुपरमाण्विक आयन है। तो आप समझना हमें जो है मेन पार्ट है वो कि हमको इनको याद करना पड़ेगा। ये पूरी चार्ट हमको याद होनी चाहिए। अगर आप इनको याद कर लेते हो बेटा तो आपको कोई भी यौगिक का रासायनिक सूत्र याद होगा। यानी कि अगर आप लोग चाहते हो यौगिकों के रासायनिक सूत्र को याद करना तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं, दैट्स इट। उदाहरण लेती हूँ, 1 बाय 1 समझाती हूँ एंड देखते हैं क्या क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि हमें आयनों के बारे में पता होने चाहिए। तो हमारे पास बेटा कुछ धनायन है, कुछ ऋणायन है, और जब भी कोई एक यौगिक का निर्माण होता है तो वो किस प्रकार से होता समझाती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास में X करके कोई आयन है जो कि एक धनायन है, तो हमें लेना है एक धनायन और हमें दूसरा लेना है कोई ऋणायन। हमें एक लेना है धनायन और हमें लेना है बेटा दूसरा ऋणायन। एक धनायन दूसरा ऋणायन, ये चीज क्लियर हो गई। एक धनायन में क्या होगा, हो सकता है कि उसके पास में M+M है। अब +M क्या है बेटा, उसके ऊपर धनावेश की संख्या। ये जो प्लस चिन्ह दर्शा रहा है वो क्या, धनावेश कितना है उसके ऊपर। यहाँ पे माइनस में M लिखा है, माइनस में N लिखा, समझ जाइए उस पर कितना ऋणावेश है। तो जब मान लीजिए ये दोनों यौगिक, आप मतलब ये दोनों तत्व, मान लेना ये 2 तत्व या 2 बहुपरमाण्विक आयन आपस में संयोग करते हैं, तो यहाँ पर निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूं निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र। निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जिसको नहीं आता बेटा यही क्लास 10th में आएगा। अरे भाई ये चीज तो इसी चैप्टर में सिखाओगी तुमको, बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर जब बात करोगे तब हम लोग वहां सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हमारे पास में एक धनायन लेना है, एक ऋणायन लेना। जैसे तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन, मैम हम अमोनिया को NH
3 क्यों लिखते हैं? तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो, मैडम सोडियम क्लोराइड का सूत्र ये क्यों लिखा जाता है? तुम मुझसे पूछते हो मैडम H2O क्यों लिखते हैं जल का रासायनिक सूत्र? तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैम H2O क्यों लिखा जाता है? तो उसके पीछे रीजन है बेटा, हर चीज के रीजन है, वो रासायनिक रूप से संयोग करता है, ठीक है। एंड वो चीज मैं एक्सप्लेन करूंगी ऑफ कोर्स चैप्टर नंबर 4 में, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वहां पे आपके पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रूल लागू हो जाता है। बट फॉर निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र आपको याद रखने की ट्रिक बता रही हूं मैं, ये ट्रिक हमेशा काम आएगी जब तक कि आप विज्ञान पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो तो सुनना मेरी बात जो मैं समझा रही हूं। रंग गुलाबी, तो आपको रूल क्या लेना है सबसे पहले बता देती हूँ कि जब भी आप लोग अणुओं से या आप परमाणुओं के रासायनिक सूत्र बनाते हो तो आपको क्या करना है, जितनी उनके ऊपर आवेश की संख्या है +1 +2 +3 जो भी है, उसको दूसरे ऋणायन के पैर के पिछवाड़े में पहुंचा दो। ये इसका पैर हो गया, पैर के पीछे लिख दो, और जो भी आपके पास में इसके सर पे लिखा है उसको सामने वाले के पैर के पीछे लिखना है। हमको पैर के पीछे लिखना है इस तरफ, तो हमें मिल जाता है एक यौगिक। तो उस यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? रासायनिक सूत्र होगा आपके पास में X के पैर में आएगा Y की संख्या और Y के पैर में आएगी बेटा M की संख्या। तो हमें मिल गया यौगिक का नाम, और ये हमारे पास में यौगिक हो गया, ये मेरे पास में यौगिक हो गया, और यौगिक का नाम भी हम उसी सारणी से प्रयोग करें। मैं उदाहरण के साथ समझाती हूं, तुम्हें समझ में आएगा बेटा, उदाहरण के साथ में समझाती हूं और समझ में आएगा। उदाहरण के लिए सभी लोग देखिए, हम एक धनायन का प्रयोग, हम इस सारणी से एक धनायन का प्रयोग करते हैं। चलो बच्चों, इसमें से हम एक धनायन का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले सोडियम धनायन, नाम क्या लिखा है इसका? सोडियम। तो आयन क्या है मेरे पास में? सोडियम आयन। क्या लिखा है? सोडियम आयन लिखा है। और मैंने कहा था कि एक धनायन होना चाहिए, दूसरा ऋणायन। ऋणायन हम लोग ले लेते हैं बेटा यहां से, और वो है ऑक्सीजन। सभी लोग देखिए, एक ऑक्सीजन के आयन को ऑक्साइड कहा जाता है। सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे लिखा है एक ऑक्सीजन के आयन को ऑक्साइड कहा जाता है। तो चलो अब सोडियम और ऑक्सीजन को मिला करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मेरे पास में सबसे पहला यौगिक जो मैं बना रही हूँ वो है सोडियम और ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पे जब बच्चा सोडियम किसी ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो क्या बनाएगा? इसका उत्तर है कि जब आपके पास में सोडियम एक धनायन था, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास में -2 ऋणायन थे, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कुछ ना कीजिए, इसको इसके पैर के नीचे, इसको इसके पैर के नीचे छोड़ दीजिए। तो चलिए बताइए मुझे, सोडियम के पैर के नीचे क्या आएगा? ऑक्सीजन के सर के 2। ऑक्सीजन के पैर के नीचे क्या आएगा? आपके पास में सोडियम के ऊपर का 1। सरल कर लीजिए इसको, सरल सूत्र बन गया Na2O। क्या बन गया? इसे कहा जाता है सरल सूत्र। यानी कि अगर ऑक्सीजन सोडियम धातु के साथ संयोग करेगी तो ये बनाती है Na2O। ये है सोडियम नाम। ये क्या है आपके पास? सरल सूत्र। नाम क्या लिखोगे? नाम होगा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है। इसीलिए हम सोडियम ऑक्सीजन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसे? हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं, बरोबर? अरे भेजे में घुसा। दूसरा उदाहरण लेते हैं फटाफट से। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम का। दूसरा उदाहरण किसका लेंगे हम लोग? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ये संयोग करके बनाती है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है। लेकिन क्या है उसका सूत्र? तो बच्चों जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, मैग्नीशियम के सर के ऊपर होता है 2+, ऑक्सीजन के सर के ऊपर होता है -2। मैंने कहा था इसको इसके पैर के नीचे, इसको इसके पैर के नीचे, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम का, यहां पे मैं येलो पेन से लिखूंगी, मैग्नीशियम का यहां पे 2, ऑक्सीजन के पैर के नीचे 2। सरल सूत्र क्या हो जाएगा इसका? 2 से भाग लगा दो, बन जाएगा MgO। जहां पे 2 से भाग लग जा रहा है, 3 से भाग लग जा रहा है, लगा दो,
क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाम क्या लिखोगे इसका, नाम क्या होगा, नाम होगा इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया थोड़ा सा, बरोबर नहीं घुस रहा, वापस समझाऊं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने बोला एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाएगा, तो एल्यूमिनियम को अगर तुम ऑक्सीजन के साथ में लिखोगे, अगर तुम एल्यूमिनियम को O2 के साथ में लिखोगे, तो यहां पे जो बनेगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम के बेटा माथे पे कितना होता है, तुम्हें मैंने कहा था ना याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम को लिखा गया है यहाँ पे, जिसके ऊपर लिखा है बेटा 3+, आपकी बुक में गिवन है ये, जिसको ये चार्ट दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से बेटा, आपकी किताब में है ऑलरेडी। तो यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम के ऊपर 3+, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो एल्यूमिनियम के माथे पे क्या लिखा हुआ है, +3, एल्यूमिनियम के माथे पे लिखा हुआ है +3, यानी कि ये 3 इसके पास में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर चुका है ये, और ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता है। मैंने कहा था कि जब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ में लिखोगे तो हमेशा Al2O3 के रूप में लिखा जाएगा, बस इसे कहा जाता है रासायनिक सूत्र। ठीक है, नाम क्या लिखेगा इसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा उदाहरण लेते हैं बेटा बहुपरमाण्विक आयनों के साथ में। अब हम लोग यहाँ पर जो उदाहरण ले रहे हैं वो ले रहे हैं कैल्शियम का। सभी लोग देखिए यहाँ पर हम लोग अब एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, कैल्शियम धातु का। सब लोग देखो ये रही कैल्शियम। अब हम लोग कैल्शियम धातु को योग करेंगे किसी दूसरे प्रकार के बहुपरमाणुक आयन के साथ में, जिसको आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोक्सी। क्या लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड, है ना। अब हम लोग हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, यहाँ पे लाल रंग से देख लेना, हम लोग जोड़ रहे हैं इसको, दोनों को। कैल्शियम के ऊपर क्या है, माथे पे +2, हाइड्रोक्साइड पे कितना है, -1। तो इनसे बना यौगिक कैसे लिखोगे, तो बेटा आप लोग यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर लिख रहे हो 2+, हाइड्रोक्साइड के ऊपर लिखा होता है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। बहुपरमाण्विक आयन को हमेशा कोष्ठक में लिखोगे, उसके ऊपर आएगा -1। -1 को आप लेके जाओगे इसके पैर के नीचे, 2 को लेके जाओगे इसके पैर के नीचे, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल 2, इसे बोलते हैं होल 2। नाम क्या लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम हो गया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या रूल होगा इसका, अगला रूल होगा, दैट रूल विल बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। देखो यहाँ सॉरी मैग्नीशियम बोल रही हूँ। अब हम लोग चूज करेंगे यहां से एक और यौगिक। चलो अब मैं चूज कर रही हूं किसको, जिंक को, और जिंक के साथ हम लोग जोड़ते हैं सल्फेट को। सल्फेट का है भाई, देखो ये रहा, है ना। जिंक के ऊपर लिखा है माथे पे +2, जिंक के माथे पे लिखा है +2, और यहाँ पे सल्फेट है बेटा SO4 का होल -2। ये पूरे के ऊपर -2 है। इनसे बना यौगिक क्या कहलाएगा, ZnSO4। ठीक है, या इसको तुम ऐसे लिखो, यहाँ Zn के नीचे तुम्हारे पास 2 आएगा, SO4 के पास में तुम्हारे पास में 2 आएगा। सरल करके लिखोगे ZnSO4 लिखा जाएगा, 2 से भाग लगा दो तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको यहां पे बोल रही हूं, चलो कार्बोनेट हो गया। अब बात करते हैं कैल्शियम फास्फेट। अब देखो यहाँ पे फास्फेट करके जो है PO4 का होल 3,
अब बनाते हैं एक और यौगिक, नाम है इसका कैल्शियम +2 फास्फेट PO4 का होल -3। इससे बना सूत्र होगा कैल्शियम के पैर के नीचे बेटा, ये यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, क्या बन गया CA3PO4 का होल 2। नाम क्या लिखोगे इसका, नाम होगा कैल्शियम, इसका नाम है फास्फेट, तो इसे बोलोगे कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, क्लियर सबको? ओके, अगला जो है आपके पास में बेटा वो है कुछ इस प्रकार से। एक इंपॉर्टेंट रूल आपको बताती हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कार्बन में, मतलब कार्बन नहीं बोल सकते, केमिस्ट्री में परमाणुओं की संख्या के लिए एक गिनती होती है ना। यहाँ पे हमें रासायनिक विज्ञान में एक छोटी सी गिनती याद रखना है। ये गिनती याद रखिएगा, 1 को कहा जाता है मोनो, 2 को कहा जाता है डाई, 3 को कहा जाता है ट्राई, 4 को कहा जाता है टेट्रा, 5 को कहा जाता है पेंटा, हेक्सा एंड ऑल पेंटा, 6 को कहा जाता है हेक्सा, ETC। इसी प्रकार से गिनती चलती है। अब ये गिनती का क्या काम है, तो कार्बन की गिनती का काम क्या आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। ये कार्बन बोल रही हूँ, रसायन विज्ञान की गिनती। तो मान लीजिए कोई यौगिक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कार्बन को आप ऐसे लिखते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तुम लोग देखना हमेशा ऐसे लिखते हो, तो यहाँ पर तुम लिखते हो कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, CCl4 को लिखा जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्यों लिखते हैं सब लोग, देखो यहां पर तुम्हारे पास में एक कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इसीलिए तुम क्या लिखते हो, डाई। यहां पर देखो कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन जुड़ी हुई है, इसीलिए तुम क्या लिखते हो, टेट्रा। तो ऐसा भी प्रकार का यौगिक बनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये याद करने वाले पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंटर्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इतना चीज क्लियर सबको, यहाँ तक के तो सबको अगर टंटनाटन है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आता है बेटा आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होते हैं। तो मान लीजिए मैं अगर आपके पास बोल रही हूँ, सभी बच्चे बताइए कि अगर मैंने किसी रासायनिक सूत्र में लिखा, अगर मैंने किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखा, ठीक है, अगर मैंने किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखा, तो मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, नाम है इसका बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप सभी बच्चों को बता दो, आप सभी का होमवर्क रहेगा, होमवर्क है बेटा कि इनसे आप कम से कम 25 यौगिकों का निर्माण करके लाओगे। गूगल का हेल्प ले सकते हो आप लोग, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा। चलो, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा कि आपके पास में एक रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए इस रासायनिक सूत्र में कितने तत्व के परमाणु प्रेजेंट है। चलो, क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल था बेटा, इस यौगिक में कितने तत्व उपस्थित है, पहचानो फटाफट से फटाफट से फटाफट से। इस XXY 4 3 सोच के जवाब देना। अगर किसी तत्व के पास में बड़ा छोटा लिखा है, मतलब वो एक ही है, अभी बताया था, प्रतीक चिन्ह बताते थे मैं। और ये कौन है, एक कार्बन, और यहां पे कौन है, ऑक्सीजन। कितने तत्व है, 3 तत्व है, 3 तत्व है बेटा, है ना। अगर मैं यहां पर लिखूं अगर मैंने लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें कितने तत्व है, पहचानो। इसमें कितने हैं, 3 है, पक्का, गुड। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और वो भी हाइड्रोजन है। तो ये पहचान करना जरूरी है। अगर आपको नहीं आता बेटा, तो आप लोग
केमिस्ट्री समझ नहीं पाओगे, ठीक है। सो हियर कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप लोगों को आणविक सूत्र दिख रहा है, आणविक द्रव्यमान देखना है, तो हम लोग आणविक द्रव्यमान कैसे देखते हैं? आणविक द्रव्यमान को कैलकुलेट करने का रूल बहुत शून्य हो बेटा सही होता है। सभी जो भी तत्व है ना, जो भी आपके पास तत्व है उनका द्रव्यमान, तो हम लिखेंगे यहां पर एक तत्व का द्रव्यमान गुना तत्वों की कुल संख्या। तत्वों की मतलब उस तत्व के या परमाणुओं की संख्या लिख दो, यहां परमाणुओं की संख्या, ठीक है। उदाहरण के साथ समझाते हैं। अगर किसी का भी आणविक द्रव्यमान निकालना है, जो भी उस तत्व का, जो भी बेटा तत्व का द्रव्यमान है मल्टीप्लाई बाय उसकी कुल संख्या और उसको जोड़ दो, है ना, और इसको जितने तत्व है उनके लिए सभी के लिए जोड़ दो, है ना, और सभी तत्वों में योग कर दो, ठीक है। उदाहरण के साथ समझाती हूँ। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कितने तत्व है? 3 तत्व है। तो तीनों तत्वों के कुल परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग, है ना। तो हम यह लिखेंगे इसमें उपस्थित कुल तत्वों के, या हम लोग लिख सकते कुल तत्वों का द्रव्यमान। उदाहरण के लिए सबसे पहले कौन सा बेटा? कैल्शियम, है ना। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो हम लोग लिखेंगे Ca परमाणु का द्रव्यमान। एक ही है तो एक ही लिखेंगे, प्लस जोड़ दो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के साथ में, कितना है? एक ही है, प्लस ये कौन है बेटा? ऑक्सीजन। मैंने कहा था उस तत्व का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय परमाणु की कुल संख्या। तो आपके पास में कितनी संख्या है? 3। तो 3 गुना एक ऑक्सीजन परमाणु, एक O2 या ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। एक कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान होता है 40 प्लस एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 प्लस 3 गुना एक ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान होता है बेटा 16, है ना। सॉल्व करो, जोड़ के लिखो, क्या कितना आएगा? 40 प्लस 12, 16 में 16 48, 48 हो गया ये, है ना। 48 ठीक है, तो तुम इसको लिख सकते हो 48 प्लस 12 प्लस 40 कितना हो गया? 48 प्लस 12 प्लस 40, रुको, सो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो 40 और 40 कितना होता है? 40 और 40 अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 80, 80 प्लस 20 इज अप्रोक्सीमेट 80 प्लस 100, 100 यूनिट आ गया, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान आ चुका है, और वह आणविक द्रव्यमान बेटा बराबर है कितने का? कितना निकाला हम लोगों ने? 100 U के बराबर, 100 U के बराबर, और यही तो हमारा जवाब था। आ गया 100 U, सबका आ गया, गुड। सभी बच्चे लोग अब फटाफट से H2 या HCl का निकालिए, है ना। तो HCl का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? कितने तत्व है भाई? 2 तत्व है, हाइड्रोजन क्लोरीन, पहचान लिया। तो H का द्रव्यमान प्लस Cl का द्रव्यमान, H मतलब कि एक, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है बेटा, क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है?
35.5। कितना उत्तर आ गया? 36.6। तो हमें क्या मिल गया? HCl का आणविक द्रव्यमान कितना मिल गया भाई? यहां से बराबर करके 36.6। कितना मिल गया? 36.6। बहुत बढ़िया। और लेते हैं थोड़े उदाहरण, और ले उदाहरण। अब लेते बच्चा उदाहरण अमोनिया का। अमोनिया का निकालो फटाफट से। अमोनिया होता है NH3। अमोनिया होता है NH3। NH3 का निकालते हैं तो एक जो आपके पास में बेटा नाइट्रोजन है, तो N का द्रव्यमान प्लस कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, तो 3 गुना H के का एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक, कितना हो गया? N का होता है 14 धन 3 गुना 1, कितना हो गया भाई? टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 14 प्लस 3 17 हो गया। बहुत बढ़िया। तो ऐसे निकाले जाते हैं आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अणु का द्रव्यमान। तो कुल अणु का द्रव्यमान हमारे पास में हमें मिल चुका है। अब सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है बेटा? एक इकाई सूत्र का द्रव्यमान। बेसिकली सेम चीज है, बेसिकली सेम ही चीज है। सुनना मेरी बात, अगर आप लोग कहीं समझो, कहीं पे दिख जाए सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो एक इकाई सूत्र का मतलब कि अगर आपके पास में अणु है ना, तो अणु बहुत सारे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके सामने ना, मैं अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कैल्शियम कार्बोनेट के सामने मैं 2 का गुना कर दूं ना, अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के सामने 2 का गुना कर दूं, समझ जाना कि तुम्हारे पास में जो तुमने कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकाला था, तुमने उसमें 2 का गुना करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 है ना, तो आप लोग को फिर उसमें 2 का गुना करना पड़ेगा। तो अणु की संख्या जो है वो कैसी हो सकती है? बदल सकती है। याद रखिएगा, अणुओं की संख्या किसी भी यौगिक में बदल सकती है। 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, 5 अणु हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे मैं उदाहरण के लिए ले सकती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 अणु मान लो, किसी अभिक्रिया में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु ले रखे हुए हैं, तो वो टोटल 6 अणुओं का कुल द्रव्यमान रहेगा। लेकिन सूत्र मतलब कि एक ही सूत्र के द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं सूत्रिकाय द्रव्यमान। सेम टू सेम प्रोसेस होती है निकालने की। क्लियर सबको? दैट्स इट। चलो अब फटाफट से थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं। दैट्स इट। हाँ जी, अब फटाफट से हम लोग एक छोटू सा क्विज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे। किन 2 वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों का सत्यापन किया? हाँ जी, पोल वाले भैया को बुला रही हूँ मैं। अभी पोल वाले भैया कहीं अनअवेलेबल हो गए। तो जैसे मैंने आपको, बहुत बढ़िया बेटा, जॉन डाल्टन और डार्विन कब हो गया? अरे भाई, सबसे पहले बोला रासायनिक संयोजन के नियम आंतवा एल लवॉइजियर, मैंने बोला लवॉइजियर बोल रही थी, वो ये है। और जोजेफ एल प्राउस्ट, इन दोनों ने संयोजन के नियम दिए थे। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिए थे डार्विन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महर्षि कनाड लिखा है, कनाड ने अविभाज्य सूक्ष्मतम कण का क्या नाम दिया? महर्षि कनाद ने अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया? अणु, परमाणु, दोनों, तत्व। बेटा मेरी पूरी क्लास देखने के बावजूद अगर किसी ने दोनों पर टिक मार्क किया तो पिटाई करूंगी। अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता, द्रव्य का विनाश नहीं हो सकता, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। हाँ जी, ए और बी दोनों, तो हम लोग किस पर टिक मार्क करेंगे? दोनों। ना ही बनाया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, तो हम लोग किस पर टिक मार्क करेंगे? विकल्प क्रमांक तीसरे के ऊपर, है ना, ए और बी दोनों के ऊपर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बताइए, अणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, यौगिक या मोल सिद्धांत? क्लियर? हाँ जी, किस पर टिक मार्क करोगे बेटा? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु सिद्धांत। और सारे बच्चे वोट करो बेटा, मुंह देखने नहीं आए हो तुम क्लास के अंदर, पार्टिसिपेट किया करो वरना पीछे रह जाओगे, है ना। दुनिया में जो आगे निकल कर आता है वही आगे बढ़ता है, सच बता रही हूं मैं। तुम अगर भीड़ में रहोगे ना तो भीड़ में दब जाओगे, इस पार्ट को समझो। अगला क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो परमाणु बहुत छोटा होता है, इसकी त्रिज्या बच्चा नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, ध्यान रखिएगा। इतना सूक्ष्म है कि आप अपनी आंखों से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। इवन आज तक के कोई परमाणु को बेटा किसी भी यंत्र से भी नहीं देख पाया है, सभी ने सब क्या किया? सिमुलेशन से बना के ही बताया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसका जो त्रिज्या है नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? तत्वों के प्रतीक को कैसे लिखा जाता है? तत्वों के प्रतीक को कैसे लिखा जाता है? पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा, पहला छोटा दूसरा बड़ा, दोनों या फिर दोनों छोटे या दोनों बड़े? बताओ। पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर कैसा होता है? चलो बताओ। तो पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या लिखोगे नाम इसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखिएगा, I फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये वही हमारी मम्मी है, ध्यान रखिएगा, है ना। मम्मी वाला लॉजिक याद रखना, ये वही मम्मी है जिसके बिना केमिस्ट्री अपना मुंह भी नहीं खोलती, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केमिस्ट्री बेटा, केमिस्ट्री इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, विकल्प नंबर दूसरा। अगला, किस रूप में कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को लिया जाता है? उसको याद रखना है भाई। AMU अंग्रेजी में लिखता है, हिंदी में एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो जहां दिख जाए परमाणु द्रव्यमान इकाई बेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? परमाणु, यौगिक, अणु, तत्व। बताइए, परमाणुओं का ग्रुप। सोच के
जवाब लगाओ बेटा। यौगिक तो निश्चित अनुपात में संयोग करके बनाते हैं ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, समूह लिखा हुआ है ना, परिभाषा ही लिखवाई थी तुमको, गधे हो गए पूरे। अणु अणु। अगला क्वेश्चन, ऋण आवेशित आयन को क्या कहा जाता है, बताओ। ये भी कोई प्रश्न है, ऋण आयन। कूल, दैट्स इट। आज की क्लास में यहीं तक के, ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक था जो भी था। देखो केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री बिल्कुल 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 कंप्लीट हो चुकी है। एंड मैं आपको पहले ही बता दे रही हूं कि रसायन विज्ञान में बेटा 4 अध्याय है, 4 में से सिर्फ अभी हमारे पास में 1 अध्याय बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग मस्त पढ़ेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और हम आज की जो कक्षा है उसको मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे, मस्त करेंगे, ठीक है। ओके, कैसी लगी क्लास आज की? अरे कमेंट सेक्शन भाई, बिल्कुल थका हुआ कमेंट सेक्शन है आज की क्लास का। ऑल करेक्ट, पक्का, मजा आ गया। चलो, अगर आप सभी विद्यार्थियों को लगता है कि कुछ भी प्रश्न आपको पूछना है बेटा, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। कक्षा के पश्चात आप सभी विद्यार्थियों को एक बाद में जो कमेंट होता है, मैं लाइव चैट के कमेंट नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ बाद में कमेंट जो आते हैं वो। दूसरी चीज, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ जल्दी जल्दी देख लो यहाँ पे, पीडीएफ डाउटनट ऐप पे मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जल्दी बताइए। पीडीएफ डाउटनट ऐप पर मिलेगी, डाउटनट ऐप पर मिलेगी, है ना। आपको मैराथन वाला कोर्स लेना पड़ेगा, 0 रुपए वाला, 0 रुपए वाला आपके पास में कोर्स था, वो खरीदना पड़ेगा आपको, और वही वाला बच्चों आपके पास में था, ठीक है। कूल है, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस, बाय बाय।